अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाज़रीन, आज थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है कि जिसमें हो सकता है कुछ लोग इस चीज़ को पसंद ना करें कि हम जिस मुल्क के बारे में बात की जा रही है, काफ़ी अच्छे जज्बात हैं पाकिस्तानियों के उनके बारे में, लेकिन जो हक़ाइक़ हैं वो बहरहाल अपनी जगह पर मौजूद हैं। आज तुर्की के बारे में बात करेंगे कि वहाँ पर करप्शन किस लेवल पर है और करप्शन इंडेक्स में वो किस तरह हाईली इंटेंस्ड करप्ट कंट्री की लिस्ट में जाते जाते बाल बाल बचे हैं। और जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से जो करप्शन इंडेक्स जारी किया गया है उसमें तुर्की का कौन सा नंबर है और तुर्की का विजन क्या है, 2023 तक तुर्की अचीव क्या करना चाहता है और उसके रास्ते में रुकावटें क्या हैं, तो इसके ऊपर आज की वीडियो में बात करेंगे। जो करप्शन इंडेक्स जारी किया गया है पाकिस्तान की, इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान कौन से पॉइंट पर खड़ा है, पाकिस्तान को किन किन मसलों और मुश्किलात का सामना है। तो इसी तरह तुर्की भी उन ममालिक में से है जो कि करप्शन में काफ़ी ऊपर जाकर खड़े हैं और 86वां नंबर जो है वो रखा गया है तुर्की के लिए। और इसमें बहुत सारे इंडिकेटर हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि तुर्की के रास्ते में रुकावट हैं, जो कि अपने वो गोल 2023 तक अचीव करना चाहते हैं। अब इसमें जो ये तमाम तर इंडेक्स जारी किया गया है, इसमें कुछ क्राइटेरिया सेट किया गया है। इसमें जो एक स्लोगन कह लें, ये एक स्टेटमेंट है, वो ये है कि जिन ममालिक में करप्शन है वो डायरेक्टली लिंक है डेमोक्रेसी के साथ। मतलब कि अगर किसी मुल्क के अंदर जमहूरियत का निज़ाम जो है वो बेहतर है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर करप्शन कम है। अगर वहाँ पर यूनिलैटरली डिसीजन की जाते हैं, डिक्टेटरशिप है या वहाँ पर बादशाहत है, तो ऐसे ममालिक में करप्शन जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर और दीगर तमाम तर मामलात में जब एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी किए जाते हैं, एग्जेक्टिव जब फैसले करते हैं, तो बहुत सारा एहतमाल होता है कि वहाँ पर ये तमाम तर चीज़ें मज़ीद बड़े करप्शन में इजाफा हो। तो ये वो फैक्टर हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर ये तमाम तर कंपैरिजन किया जाता है। अब यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं कि तुर्की अचीव क्या करना चाहता है और उसके बाद में बात करेंगे कि उसके रास्ते में रुकावटें क्या है। अब तुर्की की फॉरेन पॉलिसी की बात करें, तुर्की की एनर्जी सेक्टर की बात करें और इसके अलावा टूरिज़्म की बात करें, रेलवे सेक्टर की बात करें, मतलब कि ट्रांसपोर्ट की बात करें, तो ये वो सेक्टर हैं जिनको तुर्की इम्प्रूव करना चाहता है। उसने अपने टारगेट सेट किए हुए हैं कि 2023 तक वो इनमें इन तमाम तर शोबों में कहाँ कहाँ पर जाना चाहता है। एनर्जी सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर वो बड़े लेवल के ऊपर अपना एनर्जी डिपेंडेंसी जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं। मुल्क के अंदर एनर्जी का जो निज़ाम है उसको बेहतर करना चाहते हैं और उसके लिए उन्होंने अलग से टारगेट सेट किया हुआ है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा टारगेट उन्होंने सेट किया हुआ है अपने लिए, वो ये है कि जो उनका डिफेंस का निज़ाम है, डिफेंस की जो प्रोडक्शन है, उसमें वो 2023 तक खुद कफील होना चाहते हैं। मतलब कि जितना भी असलहा बनेगा वो तुर्की के अंदर बनेगा। छोटे असलहे की बात करें, उसके अलावा बड़े असलहे की बात करें, इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग है जहाज़ों की उसकी बात करें, तो इसमें वो खुद कफील होना चाहता है। F-16 तैयारे जो कि तुर्की के पास तकरीबन 1990 से के बाद से हैं और तब से लेकर तुर्की उन 5 ममालिक में से एक है जिसके मुल्क के अंदर जो फाइटर जेट्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो तुर्की इसमें मज़ीद खुद कफील होना चाहता है। अगर आपको याद हो तो शंघाई ताउन तंजीम का एक इजलास बुलाया गया था जिसमें पाकिस्तान को भी इनवाइट किया गया था, लेकिन सऊदी अरब के प्रेशर के ऊपर पाकिस्तान ने वहाँ पर शिरकत नहीं की थी। तो उस वक्त रजब तैयब उर्दगान की जानिब से कहा गया था कि हमें एक ऐसा ब्लॉक बनाना चाहिए जिसमें तमाम जो इस्लामी ममालिक हैं वो अपना असलहा खुद से प्रोड्यूस करें, खुद उसकी प्रोडक्शन करें, ताकि जो डिपेंडेंसी है जो कि कह लें कि गैर मुस्लिम ममालिक के ऊपर, वेस्ट के ऊपर, उसको ख़त्म किया जा सके। लेकिन अगर छोटे छोटे और बहुत सारे मसाइल थे तो इसके ऊपर भी कोई उस तरह का MOU या इसके ऊपर कोई इत्तिफाक राय कायम नहीं हो सका, क्योंकि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान बहुत हद तक हैवीली डिपेंडेंट रहा है अमेरिका के ऊपर और दीगर ममालिक के ऊपर। अगरचे हम अपनी इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अभी इसमें भी काफ़ी ज़्यादा वक्त लगेगा। तो तमाम ममालिक के मसले मसाइल थे जिसके ऊपर उस तरह बात नहीं हो सकी। तो तुर्की चाहता है कि 2023 तक बहुत हद तक वो अपनी जो आम प्रोडक्शन है वो अपने मुल्क के अंदर करे। इसके अलावा जो खारजा पॉलिसी है उसकी अगर बात करें तो एक एग्रेसिव स्टांस, और दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, मुसलमानों के पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मसले मसाइल हैं, जहाँ जहाँ इशू हैं, वहाँ पर वो हार्ड किस्म का स्टांस रखेंगे। अगर फ़लस्तीन की बात की जाए
तो फ़लस्तीन के साथ उन्होंने बहुत अच्छा साथ दिया, जबकि तमाम अरब ममालिक उनको डिच करके इज़राइल और अरब पीस प्रोसेस में शामिल हो रहे थे। और इसके अलावा अगर बात की जाए कश्मीर की, तो कश्मीर के मामले के ऊपर भी पाकिस्तान को जब भी ज़रूरत पड़ी तो तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा नज़र आता है। आज़रबाईजान आर्मीनिया की बात करें तो फ्रंट पे जाकर आज़रबाईजान के साथ तुर्की खड़ा नज़र आया, और यही वजह है कि वहाँ पर आज़रबाईजान को जहाँ पर जीत हुई तो उसकी जीत में तकरीबन 50% से ज़्यादा किरदार जो है वो तुर्की का था, जिसने बहुत बड़ा सफारती महाज के ऊपर भी और वैसे भी उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो एक ये टारगेट अचीव करना चाहते हैं। दूसरा ये है कि जो उनका रेलवे का निज़ाम है उसको वो एक्सपेंड करना चाहते हैं, मतलब कि ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं। 15,000 किलोमीटर से ज़्यादा वो ऐड करना चाहते हैं जो रेलवे का निज़ाम है उसमें, और तकरीबन 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा वो अपनी जो सड़कें हैं, जो रोड्स हैं, उनको ऐसे कह लें कि उनको एक्सपेंड करना चाहते हैं, उसके ऊपर काम करना चाहते हैं। उसके अलावा टूरिज़म की बात की जाए, जो कि एक वन ऑफ द की फैक्टर है जो कि तुर्की की तरक्की में अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि यूरोप के तमाम तर ममालिक से इधर ये लोग आते हैं और टूरिज़म जो ज़्यादातर यूरोप से तुर्की को मिलती है। तो तुर्की की जानिब से ये टारगेट सेट किया गया था कि 52 मिलियन पीपल जो हैं एक साल के अंदर वो अपने मुल्क में लाना चाहते हैं, और इसके ऊपर वो बड़ी तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं कि मुल्क में टूरिज़म जो है उसको किस तरह से फ़रोग दिया जाए। अब ये तो वो चीज़ें हैं जो कि तुर्की अचीव करना चाहता है। अब मसला ये है कि तुर्की के अंदर जो कि ये इंडेक्स जो जारी किया गया है, इसमें कहा गया है कि 40 पॉइंट्स की दूरी पर था तुर्की कि वो हाईली इंटेंस्ड करप्ट कंट्रीज़ की लिस्ट में जा सकता था। सिर्फ 40 पॉइंट्स की वजह से वो इसमें जाने से बच गया है, और उसकी रीज़न ये बताई गई है कि हाल ही में वहाँ पर जो यूनिलैटरल डिसीजन मेकिंग है वो बहुत ज़्यादा हुई है। और रजब तैयब उर्दगान की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा डिसीजन उन्होंने पास्ट में और अभी रिसेंटली ऐसे लिए हैं जहां पर कंसल्टेशन जो है वो बहुत कम की गई है, मतलब कि मुशावरत बहुत कम की गई है और यूनिलैटरली डिसीजन किए गए हैं। हाल ही में जो इक़दाम उठाए गए उनमें से एक मिसाल ये है कि जो NGOs हैं, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन हैं, मुख्तलिफ तंजीमें हैं, उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। 1500 के करीब फाउंडेशन जो हैं उनको बंद किया गया है, जबकि इन तमाम तर फाउंडेशन के जिनको बंद किया गया है असासे भी उनको फ्रीज़ कर दिया गया है, एसेट जो है उनको होल्ड पर रखा गया है। जबकि सिविल सोसाइटी के बहुत सारे लीडर्स हैं जिनके ऊपर बहुत सारी पाबंदियां आयद की गई हैं, उनकी सर्वेलेंस की जाती है, उनको मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये अलग डिबेट है कि ये NGOs किन मकासद के लिए इस्तेमाल की जाते हैं, पाकिस्तान में इनके ऊपर इनका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता रहा, हम इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो समझ सकते हैं कि मुस्लिम ममालिक में इन NGOs का किरदार क्या होता है। लेकिन बहरहाल ये एक फैक्टर है जिसको बुनियाद बनाकर जो पॉइंट्स ग्रेडिंग थी उसमें CPI जो थी उसमें कमी दिखाई है करप्शन इंडेक्स में, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से। इसके अलावा जब इससे पहले भी हमने बात की कि उन्होंने बताया है कि जमहूरियत का बराह रास्त लिंक है, मतलब कि जो आपके एग्जेक्टिव्स हैं वो किस हद तक ट्रांसपेरेंट हैं, उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं कि वो जिस की ओहदे पर मौजूद हैं क्या वो वहाँ पर उसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बहरहाल जब तुर्की की बात की जाती है तो ये चीज़ बहुत बड़े लेवल पर वहाँ पर मौजूद है। इसकी मिसालें 2 से 3 मिसालें हैं जो कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं तुर्की के उनके रास्ते में रुकावट हैं। मतलब कि अगर पहली बात की जाए सियाहत की, हमने बात की तो सियाहत को जहाँ पर वो दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज़ में लाना चाहते हैं तो उनमें सबसे बड़ी रुकावट ये है कि जो उनके वज़ीर सियाहत हैं उनके हाल ही में लग्जेरियस किस्म के हिल्टन होटल के वो मालिक हैं, ये उनकी मिल्कियत सामने आई है, और जो इस तरह के होटल हैं उनकी एक चेन है जिसको वो ओन करते हैं। इससे आप अंदाज़ा करें कि एक पर्सन जो कि सियाहत को फ़रोग दे रहा है उसके अपना ज़ाहिर बात है जब वो तमाम तर मामलात को देखेगा, पॉलिसीज़ बनाएगा, तो अपनी जो उसकी चेन है, अपने जो उसके होटल हैं या जो सियाह मुल्क में आ रहे हैं तो वो उनको प्रेफर करेगा, उनके लिए वो लॉबिंग करेगा। इसके अलावा वज़ीर तालीम की बात करें तो इस वक्त जो उनके वज़ीर तालीम है वो पूरे मुल्क में सबसे बड़ा निजी जो स्कूल सिस्टम है उसको ओन करते हैं, मतलब कि बहुत बड़ी जो स्कूलों की चेन है वो उसको ओन करते हैं, ये स्कूल जो है वो ओन करते हैं, तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इसके अलावा वज़ीर सेहत जो है वो एक बहुत बड़ी प्राइवेट अस्पतालों की चेन है उसके मालिक हैं, मतलब कि जितने भी की ओहदों पर वहाँ पर लोग मौजूद हैं उनके अपना बिजनेस इंटरेस्ट है और वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि इस चीज़ में आता है। इसके अलावा इस्तांबुल के मेयर
और रजब तैयब उर्दगान, इनके ऊपर भी इल्ज़ाम है। 35 के करीब फाइल्स सामने आई हैं और इसके ऊपर कहा गया है कि इर्रेगुलरिटीज़, मतलब कि बेकायदगियाँ, बेज़ाब्तगियाँ जो हैं वो देखी गई हैं और इसके ऊपर अदालत में वहाँ पर केस भी चल रहा है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि तुर्की के आगे बढ़ने में रुकावट बन रही हैं, तुर्की के जो ट्रांसपेरेंसी है उसके राह में रुकावट बन रहे हैं। तो ये वो फैक्टर हैं जो कि तुर्की को बहुत नीचे ले जा सकते हैं करप्शन में। और जब ये अगले साल कंपैरिजन किया जाएगा तो अगर तुर्की ने इसके ऊपर काम ना किया तो हो सकता है हाईली इंटेंस करप्ट कंट्रीज़ की लिस्ट में या उस कैटेगरी में तुर्की जो है वो फॉल कर जाए। तो ये चीज़ें हैं। अपार्ट फ्रॉम के तुर्की के साथ हमारा लिंक क्या है, तुर्की जो रोल प्ले कर रहा है फ़ॉरेन महाज के ऊपर, तो वो एक अलग चीज़ है। बहुत अच्छा कर रहा है तुर्की, हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। लेकिन यह है कि जब हम ये बात कर रहे हैं तुर्की के अंदर करप्शन की, तो पाकिस्तान के अंदर करप्शन बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान तुर्की से बहरहाल करप्शन में बहुत आगे है। तो ये तमाम तर चीज़ें थी जिनके बारे में आपको बताना था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।